नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत मैंशन में अब तक आप लोगों ने सुना कि मीनल देवी की हरकतों से हर्षवर्धन के पिता मायूस हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती है। वह बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं, जिसे देखकर हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था, वह अपनी दादी को देखते हुए बोला, दादी माँ, जब आप इतना आगे ही बढ़ गई है तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, मैं आपकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करने वाला। ये सुनकर मीनल देवी तुरंत उसे रोकते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम अपने चाचा से नफरत करने लगे हो और यह जाहिर सी बात है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पहले ही तुमने उसे अरेस्ट करवा दिया है, लेकिन तुम्हें बाहर जो न्यूज़ फैल रही है उसे रोकना होगा। मैं अपने परिवार पर और कोई कीचड़ उछलते हुए नहीं देखना चाहती। तुम्हें ये सोचना चाहिए, तुम्हारे दादा हमेशा ही अपने खानदान को प्रायोरिटी देते थे। तुम्हें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम उस न्यूज़ को हटवा दो। ये सुनकर हर्षवर्धन गहरी सांस लेता है और वह बिना इमोशन के बोला, ठीक है, वह न्यूज़ हटवा दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। ये सुनकर मिलन देवी तुरंत उसे रोकते हुए बोली, रुको, मुझे अभी भी तुमसे कुछ बात करनी है। हर्षवर्धन उन्हें घूरते हुए बोला, अब आपको क्या जानना है? तो मीनल देवी उसे देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो। पता नहीं उस लड़की ने तुम पर क्या जादू किया है जो तुम उसके काबू में आ गई हो और हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, तुम रावत खानदान के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और तुम्हें उसके साथ साथ उतनी ही पावर चाहिए, और वह पावर तुम्हें वह लड़की नहीं दे सकती। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई और हर्षवर्धन के मॉम डैड भी अविश्वास में मीनल देवी को देख रहे थे। वह समझ गए थे कि जरूर मीनल देवी के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। हर्षवर्धन उन्हें देखते हुए कड़क आवाज में बोला, आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ बताए और मेरी बीवी को इसमें बीच में घसीटना बंद कीजिए। मिलन देवी पहले तो नाराज हुई क्योंकि हर्षवर्धन ने पहली बार उस पर ऊंची आवाज की थी, लेकिन अपने मकसद को याद करते हुए वह गहरी सांस लेकर बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को तलाक दे दो और किसी बड़े खानदान की बेटी से शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पहले ही देख ली है। मैं चाहती हूँ तुम इसे शादी कर लो ताकि रावत परिवार का रुतबा और बढ़ जाए और वह लड़की हाई सोसाइटी में और बिजनेस में भी तुम्हारा साथ दे सकती है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। ये सुनकर हर्षवर्धन की मुठिया गुस्से से कस गई। उसके आसपास का ओरा और खतरनाक होने लगा था, जैसे वह कोई वॉल्केनो बन चुका हो। वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ और धीमी मगर रौबदार आवाज में बोला, बस बहुत हुआ दादी माँ, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने दिल में जो चाहे वह बोल सकती हूँ। आपको पता भी है आप क्या कह रही है। वह मेरी वाइफ है, कोई चीज नहीं है जिसे मैंने दूर कर दिया। अगली बार अपने दिमाग में ये ख्याल भी मत लाना। ये सुनकर मीनल देवी को गुस्सा तो बहुत आया। वह अपनी छड़ी पकड़ते हुए बोली, बस बहुत हुआ, तुम बहुत ज्यादा विद्रोही हो रहे हो। भूलो मत, तुम अभी भी रावत परिवार की छत के नीचे खड़े हो और तुम रावत परिवार का हिस्सा हो और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहती हूँ। और वह गुस्से में बोली, अगर तुम्हें वह लड़की चाहिए तो तुम उसे अपनी रखेल बना सकते हो। उसे छोड़ दो और मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करो। चाहो तो उस लड़की को कोई और जगह रख लेना, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। ये सुनते ही हर्षवर्धन का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया। उसने अपनी एक लात से वहां पड़े हुए 100 किलो वजन के कांच की टेबल को तोड़ दिया। उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि रावत मैंशन की इतनी बड़ी हवेली कांप उठी। हर्षवर्धन दहाड़ते हुए शेर की तरह बोला, मिसेज रावत, आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हे। अब तक मैं आपको जो बची कुची इज्जत दे रहा था, आप उसके भी लायक नहीं हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के लिए इतनी खराब लफ्ज निकालने की? आगे से अपने मामलों के लिए मुझे फोन मत करना। मैंने आपको पहले ही रावत इंडस्ट्री के अध्यक्ष की पोस्ट से हटा दिया है। अब आप बस एक रावत परिवार की बुजुर्ग है। आपकी जगह पहले ही डेढ़ ले चुके हैं। आप उसे ज्यादा कुछ नहीं है और आइंदा से मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब आपके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं रही। मेरी नज़र में आप बस मेरे पिता की माँ है, जो एक आसान फरामोश औरत है। फिर वह अपने मॉम डैड की ओर देखकर बोला, आप अभी मेरे साथ चल रहे हैं
मुझे नहीं लगता आपको अब यहाँ रुकना चाहिए। मुझे अब इन पर यकीन नहीं है। ये सुनकर मीनल देवी का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में कांपते हुए बोली, बस बहुत हुआ। तुमने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम समझते क्या हो खुद को? भूलो मत, इतने साल मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं ही हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। ये सुनकर हर्षवर्धन का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन सालों से ही इंडिपेंडेंस खुद पर ही रिलाया था। जब वह फॉरेन पढ़ने के लिए गया था, तभी उसने अपनी एक खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर ली थी। उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद ऐसा नहीं था कि वह कंपनी संभाल नहीं सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह अंदर से टूट चुका था और उसकी इच्छा नहीं थी अब मोह माया में फंसने की। उसका दिल कर रहा था वह भी अपने मॉम डैड के साथ मर जाए। सिर्फ यही एक वजह थी कि उसने रावत इंडस्ट्री पर पहले से ध्यान नहीं दिया और कुछ वक्त तक मीनल देवी को ये सब कुछ संभालना पड़ा। लेकिन फिर भी मीनल देवी रावत इंडस्ट्री को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। पीछे से हर्षवर्धन ने ही सब कुछ संभाला था। ये बात जो भी रावत इंडस्ट्री में सालों से काम करता था, उसे पता होना चाहिए। सिर्फ मीनल देवी ही ऐसी थी जो खुद को महान समझती थी और यह समझती थी कि उन्होंने कंपनी का पूरा भार अपने कंधों पर उठा रखा है। हर्षवर्धन अभी उसे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से चला गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ज्यादा वक्त रुका और अगर उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो कहीं वह मीनल देवी पर हाथ न उठा दे, और यह उसके लिए अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि यह गलत था, बात सिर्फ इतनी थी कि अपने ही परिवार के बुजुर्ग पर हाथ उठाना उसके संस्कारों के खिलाफ था और वह नहीं चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जो बाद में उसके लिए रिग्रेट का कारण बने। वो बस वहां से जाना चाहता था। उसके पीछे पीछे हर्षवर्धन के मॉम डैड भी चले गए। कार में भी हर्षवर्धन खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं अनाया जो घर पर बैठकर यह सारा तमाशा अपने स्क्रीन पर देख रही थी, उसकी आंखें तो गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके अंदर का खून उबाल मार रहा था। उसने तो मीनल देवी को अच्छा इंसान समझा था। उसे नहीं लगा था कि मेरी देवी सच में इतनी घटिया होगी। हालांकि मीनल देवी के बारे में उसकी राय सीमा रावत की बातों से बनी थी। सीमा रावत के साथ मिलन देवी ने पहले बहुत अच्छा बिहेवियर किया था, क्योंकि वह एक रेप्यूटेड खानदान से आई थी और वह हमेशा ही मिलान देवी के साथ अच्छी तरह से रहती थी। इसीलिए वह अक्सर यह कहती थी कि वह अपनी सास से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह अच्छी औरत है। लेकिन जब से अनाया ने मिलन देवी को जाना था, तब से उसने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और वह जानती थी कि मीनल देवी जितनी दिखती है उतनी सीधी शादी भी नहीं है। वह बस हर्षवर्धन के खातिर उसे बर्दाश्त कर रही थी और आज तो उसकी सीमा पार हो चुकी थी। उसके कहे हुए हर लफ्ज अनाया को किसी कांटे की तरह चुभे थे। पिछले जन्म में भले ही वह आधिकारिक पत्नी थी, लेकिन विशाल ने कभी उसे हक नहीं दिया था। वह हमेशा ही उसे नीचा दिखाता था और उसी के सामने उसकी सौतेली बहन के साथ मजे करता था। और जो चीज़ वह विशाल के लिए तैयार करती थी, वह जाकर सीधे ही उसकी सौतेली बहन जानवी को दे देता था। चाहे वह पैसा हो, गहने हो या फिर कोई टेंडर हो जो उसने विशाल के लिए हासिल किया हो, उसका सारा क्रेडिट हमेशा ही जानवी को मिल जाता था। और जब भी वह सक्सेस पार्टी रखता, जानवी को किसी गोश्त की तरह सबके सामने प्रेजेंट करता, उसे भीड़ में अनाया हमेशा ही पीछे कोने में कहीं बीमारी से जूझते हुए बैठ जाती। लोगों को तो कभी कभार यह याद भी नहीं आता कि विशाल की बीवी अनाया थी, ना कि जानवी। बम्हर कोई जानवी और विशाल को सबके सामने करीब देखती और एक दूसरे के साथ प्यार जताते हुए देखती, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। ये सब कुछ याद करके अनाया को इतना गुस्सा आया कि उसने पास पड़ी हुई टेबल को उलट दिया, क्योंकि पिछले जन्म में जो काम जानवी ने उसके साथ किया था, इस जन्म में मिलन देवी चाहती थी कि वही काम वह खुद करे। वह हर्षवर्धन के मिस्ट्रेस बन जाए। वह बात तो अलग थी, वह हर्षवर्धन को उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। अनाया चाहे किसी भी हो, लेकिन हर्षवर्धन अब उसका जुनून बन चुका था और वह अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। अगर उसके लिए उसे मीनल देवी को रास्ते से हटाना पड़ता तो वह हटाती। मीनल देवी भी चाहती थी कि उसने किसी इंसान से पंगा ले लिया था, अब अनाया उसे अपने दुश्मन की तरह दिखेंगी। अनाया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वॉच में प्रेस किया और अपनी नफरत भरी आवाज में बोली, अंडरस्को रोबोट रैम मीनल देवी के अतीत को खंगाल दो।
मुझे उसके हर गंदे राज को जानना है। उसके लिए चाहे तुम्हें कितने भी रिसोर्सेस क्यों न लगाना पड़े। उसके बाद वह अपना फ़ोन निकाल लेती है और यही बात अपनी सेक्रेटरी बेला से कहती है और उसने अपनी पूरी फोर्स को मीनल देवी के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कह दिया। जैसे मीनल देवी कोई टॉप सीक्रेट खतरनाक मुजरिम हो और उसकी हर जानकारी उसे चाहिए। लेकिन अभी अनाया की नज़रों में वह उसे भी ज़्यादा खतरनाक औरत थी। उसकी नज़रों में मीनल देवी को जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार अनाया अपने आपे से बाहर जा रही थी। पहले वह हमेशा ही खुद को शांत रख पाती था, खुद को दूसरों के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाती, चाहे फिर वह कितने ही नाराज और गुस्सा क्यों ना हो। वह पीछे से बदला ले लेती थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। ये बात उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो या फिर उसके ब्लड में इंजेक्ट एक्सपेरिमेंट ड्रग की हो, वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनाया कल ही मीनल देवी को बर्बाद करना चाहती हो। क्या अनाया मीनल देवी को सिखाएगी सबक? और क्या हर्षवर्धन दादी को देगा सजा? और क्या राज छुपा है मीनल देवी के पास? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।